हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर, आपकी अपनी ASL फैमिली के अंदर। तो एक बार फटाफट से जितने भी बच्चे मेरे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव, वो कमेंट्स के अंदर मुझे बता दें, मेरी आवाज तो आपको अच्छे से सुनाई दे रही है और क्या ये क्लास आपको अच्छे से दिखाई दे रही है या नहीं। तो एक बार आप लोगों के कमेंट्स जैसे ही मुझे मिलने लगेंगे, हम बहुत ही मजेदार तरीके से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो फटाफट से कमेंट्स के अंदर जल्दी से। तो अभी तक बच्चे जुड़ चुके हैं कहीं, और धीरे धीरे और भी बच्चे हमारे साथ में जुड़ेंगे। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत है बेटा, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि यार कब से नया चैप्टर शुरू होगा और कब से हम भी ASL की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। एक बहुत ही बड़ी सोच हम लोग लेके चल रहे हैं कि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और एक्चुअल में जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा सिंसियरिटी के साथ में मेहनत करता है, अगर उसे उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो शायद वो बहुत बहुत अच्छा परिणाम ला सकता है। तो हम लोगों की जो सोच है वो यही है कि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी बोर्ड के अंदर मेरिट में आने के बाद में भी जेई और नीट जैसे एग्जाम के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाता, तो कुछ तो कमी रह रही है, और कमी है मार्गदर्शन की। तो वो सब कुछ जो कोटा के किसी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, अब आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर। और अब हमारा जो टारगेट है वो है नीट और जेई का एग्जाम फोड़ना। तो नीट और जेई की यदि बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का तरीका बदलना है। मेहनत हम ऑलरेडी करते हैं, टीचर की सारी बातें हम ऑलरेडी मानते हैं, तो बस सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करने का तरीका बदलना है। आज तक हम इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ाई करते थे, मतलब चीजों को हम लोग रटने की कोशिश करते थे, परिभाषाओं डेरिवेशंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा फंसे रहते थे। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें चीजों को समझने के ऊपर जोर डालना है, और एक्चुअल में मजा भी यही है। आप जब किसी चीज को समझोगे तो आपके अंदर से एक इच्छा जगेगी कि यार काश कोई मुझे मौका दे कि मैंने जो चीज समझी है उसको मैं अप्लाई कर पाऊं। और यही मौका नीट और जेई का नाम है। तो आप लोग अच्छे से चीजों को समझो और मेरे साथ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, तब जाके आपको एहसास होगा कि यार फिजिक्स का असली मजा तो यहाँ है, हम कहाँ परिभाषाओं के अंदर बैठे थे। अब हमें चीजों को सीखना है जिन्हें मैं कहता हूं हथियार। तो मेरे हथियार आपको मिलेंगे और उन हथियारों को कैसे चलाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगी जिनके अंदर उन हथियारों को हम चलाएंगे, और वहां से हमारा आत्मविश्वास बढ़ना स्टार्ट होगा। और फिर देखो धीरे 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 ये जो शुरुआत हम लोगों ने करी है इसको हम एक बहुत अच्छे परिणाम के अंदर बदल पाएंगे, राइट। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार पूरे जोश के साथ में मुझे बताएं, क्या हम तैयार हैं क्लास के लिए। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, इस चैप्टर की 3 विशेषताएं मैंने बताई थी आपको। 3 विशेषताएं पिछले वीडियो के अंदर जब मैंने इस चैप्टर की ओवरव्यू आपको दी थी, तो मैंने आपको इस चैप्टर की 3 विशेषताएं बताई थी। पहली विशेषता बताई थी कि ये जो चैप्टर है ये सबसे अधिक उपयोगी चैप्टर है। मतलब यहां पर आप जो भी कुछ सीखने वाले हो वो ना केवल इस चैप्टर के अंदर काम में आएगा, बल्कि आगे आने वाले सभी चैप्टर्स के अंदर यहां पर जो हथियार आपको मिलेंगे वो आपके काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो चैप्टर है ये सबसे अधिक उपयोगी चैप्टर है। आया समझ में आपको सबको। सबसे अधिक उपयोगी चैप्टर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने दूसरी बात बताई थी कि ये उन चैप्टर्स में से एक है जो सबसे अधिक मजेदार है। तो सबसे अधिक मजेदार चैप्टर्स में से एक है। मतलब यहां पर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो आपको खुद को मजा आएगा, आपको लगेगा कि यार जैसे हम गेम खेलते हैं, है ना, और उसके अंदर एक के बाद में एक स्टेजेस आती जाती है और हमें जैसे जैसे कठिन स्टेज आती है तो और मजा आने लगता है। वहीं इस चैप्टर में भी होगा। तुम कोई कॉन्सेप्ट सीखोगे, कोई हथियार तुम्हें मिलेगा, फिर तुम सवाल करोगे, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, सवालों का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे सवालों का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें और अधिक मजा आएगा सवालों को हल करने के अंदर। तो सबसे अधिक मजेदार चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। और तीसरी मैंने इसकी बात बताई थी कि ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है।
मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तुम एग्जाम्पल ले लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं हर साल। तो ये चैप्टर बनेगा तुम्हारा सबसे अधिक स्कोरिंग, सबसे अधिक मजेदार और सबसे अधिक उपयोगी चैप्टर। इसीलिए अगर आप बहुत दिनों से मौके का इंतजार कर रहे थे कि यार हम भी सुभाष सर की गाड़ी के अंदर बैठ चलते हैं, जो कि हमें नीट और जेई के दरवाजे तक लेके जाने वाली है, तो दिस इज द मौका फॉर यू। दिस इज लेक्चर नंबर 1। आज से हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो आई होप तुम्हें बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, राइट? तो आप लोगों के कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे और सब लोग तैयार हो चैप्टर के लिए, एक्साइटेड हो। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। सबसे पहले कि सर इस चैप्टर में हम लोग किस बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने चैप्टर ओवरव्यू में बताया था कि अभी तक हम लोगों ने गति कैसे होती है पढ़ा है, विस्थापन कितना हुआ, वेग कितना था, त्वरण कैसा था, ये सब कुछ हमने पढ़ा। हमने कभी भी ये सवाल नहीं पूछा कि गति करवा कौन रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग उस भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे जो गति का कारण होती है। और इसका आंसर आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। कमेंट्स के अंदर कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, इसका कारण होता है बल। कोई भी वस्तु आपके सामने अगर आपको स्थिर अवस्था के ऊपर पड़ी हुई नजर आ रही है, आपको अगर उसको गति करवानी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बल के बारे में है। हम बल के बारे में जितने भी नियम हैं उनको सीखेंगे और विभिन्न प्रकार के बलों की व्याख्या करते हुए हम ढेर सारी मजेदार इंटरेस्टिंग सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे। और फिर जो भी बलों के बारे में नियम हमने सीखे हैं उनके ऊपर हम लोग कुछ मजेदार खेल, मजेदार हथियार, मजेदार सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो आप बोलोगे सर अगर ये चैप्टर बल के बारे में है तो पक्का इस चैप्टर की शुरुआत बल से ही होगी। आप सबसे पहले हमें बताओगे बल क्या होता है, तो यहां पर आप चौंक जाओगे। मैं इस चैप्टर की शुरुआत बल से भी पहले एक अन्य भौतिक राशि के द्वारा करना चाहूंगा। इसके बारे में तुम सब लोगों ने सुन रखा है और इसको कहा जाता है संवेग। क्या बोलते हैं अपन इसको? संवेग बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है मोमेंटम। क्या बोलते हैं अपन इसको अंग्रेजी में? मोमेंटम। तो सबसे पहले बल से भी पहले हम लोग इस भौतिक राशि के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, आप कहते हो तो सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। तो हम संवेग के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है संवेग अगर कोई आपसे पूछे? सर हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। संवेग को इंग्लिश के कैपिटल पी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है सर? क्योंकि यहां पर आप द्रव्यमान को, जो कि एक अदिश राशि है, वेग से गुणा कर रहे हो, जो कि एक सदिश राशि है। तो अदिश को सदिश से गुणा करने पर जो परिणामी राशि आपको मिलती है वो भी एक सदिश होती है। तो यहां पर आपको जो संवेग राशि मिल रही है परिणाम स्वरूप, जब आपने द्रव्यमान को वेग से गुणा किया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगी? सदिश राशि का एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हम लोग इकट्ठी करते हुए चलते हैं इसके बारे में कि संवेग कैसी राशि है बेटा? संवेग है एक सदिश राशि। अब अगर संवेग सदिश राशि है, ठीक, तो फिर तो इसकी दिशा के बारे में बात करनी पड़ेगी, है ना? अब ये एक और नया आफत, अगर संवेग सदिश नहीं होता तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। अब सदिश है तो हमें इसकी दिशा के बारे में बात करनी पड़ेगी, राइट? लेकिन यहां पर आपको थोड़ी सी चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा कि इसकी दिशा कुछ नई नहीं है, कोई नया नियम नहीं है इसकी दिशा के लिए। इसकी दिशा उसी दिशा में है जिस दिशा में आपका वेग होता है। तो संवेग की दिशा और वेग की दिशा एक ही होती है। संवेग की दिशा एवं वेग की दिशा, ये दोनों एक ही होती है। जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ी सी ठंडी सांस आपको लेने का मौका मिलेगा।
चलो भाई, कोई नई चीज नहीं पढ़नी पड़ी। वेग के बारे में हम पहले ही जानते हैं, जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में हमारा संवेग भी हो जाएगा, काम खत्म। कोई तुमसे पूछे कि बताओ संवेग का मात्रक क्या होता है, इसका एस आई मात्रक, एस आई यूनिट क्या होगी, तो इसकी ऐसा यूनिट का कोई नाम नहीं रखा गया है। बनाना तो आप सब जानते ही हो। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेग की ऐसा यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। इसकी एक और ऐसा यूनिट होती है जिसको बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभी तो आप ध्यान रख लो, जब अपन बल और संवेग के बीच का संबंध स्थापित करेंगे तब तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका जो ऐसा ही मात्रक है संवेग का, उसको न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिखा जाता है। न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिखा जाता है। मतलब बल और समय का जो गुणनफल है वो कहीं ना कहीं संवेग बन जाता है। ठीक है, तो अभी आप इसके बारे में सब कुछ जानोगे, इसकी चिंता बिल्कुल भी करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक है। अधिकतम तुम्हें ये लिखा हुआ मिलेगा, बट कभी कभी आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सर ने आपको दोनों बताए हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, छोटी छोटी बातें हैं कि इसकी विमाएं क्या हो जाएगी। हम जब भी कोई नई भौतिक राशि को जानेंगे ना, तो उसकी विमाएं जरूर देखेंगे। ठीक है, और ये पूरी फिजिक्स के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। द्रव्यमान की विमा हो जाएगी m1, और वेग की विमा हो जाती है L1t-1। तो कुल मिला के संवेग की विमाएं हो जाएगी m1L1t-1। अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो बहुत ही बेसिक जानकारी है। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता भी हो, लेकिन अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी तुम्हारे साथ में शेयर करना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 5, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये जो संवेग है इसको हम लोगों ने परिभाषित किया है कैसे, द्रव्यमान गुणा वेग। तो अगर कोई ऐसी वस्तु के बारे में बात करी जाए जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है, तो उसका संवेग कितना होगा, कमेंट्स के अंदर बताओ सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन समझ में आया कि हमने संवेग को बनाया है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो अगर हम किसी ऐसी वस्तु के बारे में बात करें जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान रहित वस्तु के बारे में बात करें हम लोग, तो उसका संवेग कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन हुआ, अगर द्रव्यमान ही जीरो हो गया तो संवेग भी पक्का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, कमेंट्स के अंदर भी यही आ रहा है बच्चों का आंसर। अब देखो, तो यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज जानने को मिलेगी। क्या जानने को मिलेगा आपको, कि बहुत सारी द्रव्यमान रहित वस्तुएं होती है। मैं उनके एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है ना। तो उनमें से कुछ एक के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ द्रव्यमान रहित, ठीक है, कुछ द्रव्यमान रहित एंटिटीज भी होती हैं। ठीक है, एंटिटीज। अब एंटिटीज का मतलब होता है एक तरीके की वस्तुएं। ठीक है, कुछ द्रव्यमान रहित एंटिटीज भी होती है, TIES। ठीक है, जिनका कोई द्रव्यमान नहीं होता। आप बोलोगे सर बिना उदाहरण के समझ में नहीं आ रहा हमें। चलो उदाहरण देता हूं मैं। पहला उदाहरण है इसका, प्रकाश की किरणें। पहला उदाहरण है प्रकाश की किरणें, जिनको हम लोग लाइट रेज बोलते हैं। और प्रकाश की किरणें ही क्यों, और भी किरणों के बारे में तुम जानते हो, तुम एक्स रेज के बारे में भी जानते हो। ठीक है, तुम गामा रेज के बारे में भी जानते हो, गामा रेज के बारे में भी तुम जानते हो। ये गामा रेज हो गई, मैं लिख देता हूं, इनको क्या बोला जाता है, गामा गामा रेज बोला जाता है। गामा किरणें अगर हिंदी में बोले तो ये जितनी भी विकिरणें हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें, तो ये सारी की सारी विद्युत चुंबकीय विकिरणें। तो ये जितनी भी विकिरणें हैं, रेज जो हैं, ये सब द्रव्यमान रहित होती है।
इन सब का द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। इन सब का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? तो इन सारी एंटिटीज का द्रव्यमान कितना हो जाता है? इन सारी की सारी एंटिटीज का द्रव्यमान 0 हो जाता है, कोई द्रव्यमान नहीं होता। ठीक है। इन किरणों का जो कण है वो क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। तो इन किरणों का जो कण है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं अपन उसको? फोटोन। अंग्रेजी में लिखेंगे PHOTON। तो आपसे दोनों तरीके से बात करी जा सकती है, या तो ये विकिरणें दी जा सकती है, या आपको बताया जा सकता है फोटोन, कि फोटोन नाम का एक कण है, उसका द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या फोटोन का संवेग होता है? तो आप बोलोगे सर परिभाषा के हिसाब से तो संवेग 0 होना चाहिए, बट क्योंकि आप इतना जोर डाल रहे हो, इतना महत्वपूर्ण बिंदु बना के इस चीज को बता रहे हो, तो कुछ ना कुछ लोचा तो यहां पर होने वाला है। और एग्जैक्टली यहां पर आपको ध्यान रखना है बेटा कि कुछ द्रव्यमान रहित एंटिटीज, कुछ द्रव्यमान रहित कण होते हैं। ठीक है, कुछ द्रव्यमान रहित कण होते हैं जिनका द्रव्यमान 0 होता है, बट फिर भी उनमें ऊर्जा और संवेग पाए जाते हैं। तो इनका द्रव्यमान भले ही 0 हो, बट इनका फिर भी फिर भी इनका संवेग एवं ऊर्जा, अभी तो अपन संवेग के बारे में बात करते हैं, संवेग एवं ऊर्जा जो है वो नॉन जीरो होती है। अब अभी तो तुम्हें इसको याद रखना है। ये होता कैसे है ये हम जानेंगे जब अपन 12th क्लास में पहुंच जाएंगे। पढ़ोगे आप इसके बारे में भी, यार ये कैसी मजेदार बात हो गई कि आपके कुछ कण ऐसे भी हैं जिनका कोई द्रव्यमान नहीं है, बट फिर भी उनके अंदर संवेग पाया जाता है। तो ये तो आपको पता पड़ जाएगा कि फिर शायद संवेग की ये परिभाषा उपयोग में नहीं आती होगी, वहां पर कुछ और परिभाषा उपयोग में लाते होंगे जिसमें द्रव्यमान नहीं आता। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ये जितने भी कण हैं इनका संवेग इनकी ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, मैं बता देता हूं कि इनका जो संवेग है वो द्रव्यमान के रूप में नहीं, किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे? जो भी इन कणों की ऊर्जा है उसको हम वेग से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से भी संवेग को परिभाषित किया जा सकता है उन कणों के लिए जिनका कोई द्रव्यमान नहीं होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि तुम्हें याद रखना है कि जरूरी नहीं है द्रव्यमान 0 होने पर संवेग 0 हो। सर ने बताया था कि बहुत सारे ऐसे कण भी होते हैं जिनका द्रव्यमान 0 होने पर भी उनका संवेग होता है, उनका संवेग ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। सर क्या और भी है एग्जाम्पल इसके? ये विकिरणें तो हमें समझ में आ गई, तो इसका और एक और एग्जाम्पल है, उसको बोला जाता है न्यूट्रिनो। एक एक कण होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रिनो। क्या होता है? न्यूट्रिनो। एक कण होता है जो कि इसी का प्रतिकण होता है, उसको अपन बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कण हैं, ऐसे बहुत सारे कण हैं जिनका कोई द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका संवेग ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये बिंदु क्या आप याद रख लोगे? मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ, आया अच्छे से समझ में? सर आपने इतनी बार बोल बोल के हमें याद करवा दिया, अब तो हम शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकते, है ना? यही है ना? तो ये संवेग के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अगर हम बल को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो। ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर तुम किसी वस्तु का वेग बदल रहे हो, और वेग बदलने में दोनों चीजें आ गई, तुम वेग का परिमाण भी बदल सकते हो, तुम वेग की दिशा भी बदल सकते हो, या तुम दोनों चीजें बदल सकते हो, परिमाण भी बदल सकते हो और दिशा भी बदल सकते हो। तो यदि तुम वेग में परिवर्तन कर रहे हो तो पक्का संवेग में भी परिवर्तन होगा, पक्का संवेग में भी परिवर्तन होगा। तो आप जब भी किसी स्थिर वस्तु को गतिमान करना चाहते हो, अभी उसका वेग 0 है,
आप उसका वेग बनाना चाहते हो कि वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लगे, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लगे। तो अगर आप किसी स्थिर वस्तु का वेग बढ़ाना चाहते हो या कोई गतिमान वस्तु का वेग घटाना चाहते हो, साइकिल चल रही है, मस्त अच्छा खासा वेग है, अब तुम्हें उसको रोकना है, वेग 0 बनाना है। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हें बल लगाना पड़ता है। तुमने नोटिस किया है अपने डे टू डे एग्जाम्पल से, तुमने नोटिस किया है कि हाँ यार वाकई सर बोल तो सही रहे, इन दोनों ही अवस्थाओं में हमें क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। तो जब भी हमें किसी वस्तु का वेग परिवर्तित करना होता है और वेग परिवर्तित होगा तो साथ ही साथ में संवेग भी परिवर्तित होगा। तो हम कहें कि जब भी हमें किसी वस्तु का संवेग परिवर्तित करना होता है तो हमें उस वस्तु के ऊपर बल लगाना पड़ता है। और अगर बल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु का संवेग परिवर्तित नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमें बल करता क्या है ये चीज दिखाई देने लग गई कि बल आखिर में वस्तु के संवेग को परिवर्तित करता है। बल आखिर में किसको परिवर्तित करता है? वस्तु के संवेग को परिवर्तित करता है। यदि संवेग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब कोई बल नहीं लग रहा। तो यहीं से हमें न्यूटन का गति का पहला नियम समझ में आएगा। यहीं से हमें न्यूटन का गति का पहला नियम अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर में बल की आवश्यकता क्यों होती है। आखिर में बल की आवश्यकता क्यों होती है? तो जो न्यूटन का गति का पहला नियम है, समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं? न्यूटन का गति का पहला नियम, पहला नियम ये हमें बल की आवश्यकता बताना चाहता है कि आखिर में बल आवश्यक क्यों है। तो पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि सर इसका काम हमें पता चल गया। ये हमें क्या बताना चाह रहा है? ये हमें बताना चाह रहा है बल की आवश्यकता। तो इसके द्वारा हमें क्या पता चलने वाली है? बल की आवश्यकता, कि आखिर में बल आवश्यक क्यों है। और जैसा हमने समझा है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका इसकी परिभाषा भी है। भाई हमने क्या समझा है? हमने ये समझा है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, जैसे तुम्हारे सामने टेबल पर एक बोतल पड़ी है पानी की, वो स्थिर है, तो वो स्थिर ही बनी रहेगी जब तक तुम उसको उठाओगे नहीं। तुम्हें अगर उसको हिलाना डुलाना है, गतिमान करना है, तो तुम्हें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो आप देखोगे वह वस्तु क्या बनी रहेगी? स्थिर ही बनी रहेगी, स्थिर ही बनी रहेगी। ये सबको समझ में आ जाता है। एक और चीज देखो, यदि कोई वस्तु गतिमान है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो क्या होगा? अब यहां पर बहुत सारे लोग है ना इसको इमेजिन नहीं कर पाते कि आंख बंद करते हैं और वो देखते हैं कि चलो एक साइकिल चल रही है सड़क के ऊपर, गतिमान है साइकिल। तो अगर हम साइकिल के पैडल मारना बंद कर दें, मतलब बल लगाना बंद कर दें, तो होगा क्या? तो आप बोलोगे कि सर धीरे 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 साइकिल जाके रुक जाती है। तो यहां पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर अगर कोई वस्तु गतिमान है तो अंततः वह रुक जाएगी। आपने जैसे उसके ऊपर बल लगाना बंद किया वो रुक जाएगी। लेकिन मैं यहां पर जो लिखने वाला हूं वो उल्टा है। मैं क्या लिखने वाला हूं कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह एक समान वेग से, वह एक समान वेग से गतिमान ही रहेगी।
अब तुम बोलोगे सर ये तो आप उल्टा पढ़ा रहे हो यार, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। हम तो हमारा ही एग्जाम्पल ले लें कि साइकिल चला रहे हैं, साइकिल के ऊपर जैसे ही पैडल मारना बंद किया, बल लगाना बंद किया, थोड़ी देर में जाके साइकिल रुक जाती है। जब भी किसी वस्तु के अपन धक्का देते हैं तो थोड़ी देर तक तो वो घिसटती है और उसके बाद में जाके रुक जाती है। जब भी हम एक बॉल को लुढ़काने की कोशिश करते हैं तो कुछ देर तक तो लुढ़कती है बॉल और कुछ देर बाद में जाके रुक जाती है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये दूसरी चीज तो आपने झूठ लिखी है कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो एक समान वेग से हमेशा गतिमान रहेगी, ऐसा तो नहीं है। कुछ समय बाद में वस्तु जाके रुक जाती है। तो उसका रुकने का कारण क्या है बेटा? रुकने का कारण भी एक बल है। क्या है? घर्षण बल। तो अगर तुम किसी ऐसी अवस्था को इमेजिन करो जिसमें कोई घर्षण नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, और फिर देखो तुम, ऐसी अवस्था तुम्हें इमेजिन करनी पड़ेगी क्योंकि धरती पे तो ऐसी अवस्था पाई नहीं जाएगी। तो आप इमेजिन करके देखो कि अगर किसी वस्तु को तुमने किसी ऐसी सरफेस के ऊपर लुढ़काया है जहां पर कोई घर्षण नहीं है, तो तुम देखोगे कि वस्तु काफी देर तक, इनफैक्ट अनंत काल तक एक समान वेग से गतिमान रहेगी। तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार, आदर्श अवस्था जो है जिसमें वाकई वस्तु के ऊपर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा, तुमने तो बल लगाना छोड़ ही दिया, घर्षण बल भी कार्य करना बंद कर दे, घर्षण भी ना हो, तो फिर सर सही कह रहे हैं। तो फिर जो वस्तु गतिमान है वो एक समान वेग से गतिमान रहेगी। एक समान वेग का मतलब है ना तो वेग का परिमाण बदलेगा, ना ही वेग की दिशा बदलेगी, एक समान वेग से वस्तु गतिमान रहेगी। तो ये दो चीजें हमने नोटिस करी कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह हमेशा स्थिर ही बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह एक समान वेग से गतिमान ही रहेगी। कब तक? कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बल ना लगाया जाए। कब तक? जब तक, जब तक उसके ऊपर, उसके ऊपर कोई बल ना लगाया जाए। हाँ, अगर आप बल लगा दोगे तो आप स्थिर वस्तु को गतिमान बना सकते हो, और जो गतिमान वस्तु है या तो उसका वेग और बढ़ा सकते हो या फिर उसको रोक सकते हो, उसका वेग जीरो कर सकते हो। तो ये बनता है आपका न्यूटन का गति का पहला नियम। और ये जो विशेषता है ना, ये हर वस्तु के अंदर पाई जाती है। ये वाली जो विशेषता मैंने लिखी है यहां पर, कौन सी वाली विशेषता? ये वाली विशेषता। ठीक है, ये जो विशेषता है, स्थिर वस्तु का हमेशा स्थिर ही बने रहना, गतिमान वस्तु का सभी बलों की अनुपस्थिति में गतिमान ही बने रहना, ये जो विशेषता है, ये विशेषता क्या कहलाती है बेटा? ये जो विशेषता है, किसी भी वस्तु की ये विशेषता जो है, ये कहलाती है, ये विशेषता क्या कहलाती है? ये गुण जो है, ठीक है, या कह लो ये गुण जो है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जड़त्व। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं अपन? इनर्शिया। तो इस विशेषता को, स्थिर वस्तु का हमेशा स्थिर ही बने रहना, गतिमान वस्तु का हमेशा एक समान वेग से गतिमान ही बने रहना सभी बलों की अनुपस्थिति में, ये जो विशेषता है ये सभी वस्तुओं के अंदर पाई जाती है, और इसको बोला जाता है जड़त्व। जड़त्व का मतलब हो गया अंग्रेजी में इनर्शिया। ये तुम्हारे और मेरे अंदर भी पाई जाती है। अगर हम हमारे हालातों को बदलना चाहते हैं, अगर हम हमारे हालातों को बदलना चाहते हैं, सर अभी मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार या उससे भी निम्न वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे माता पिता का सपना है कि मैं कुछ पढ़ूं लिखूं, बड़ा डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, और हमारे परिवार की जो आर्थिक हालत है उसको उठाने में मदद करूं। तो एक बहुत भारी परिवर्तन तुम लाना चाहते हो। तो अब तुम्हें समझ में आया न्यूटन भाई साहब जी क्या कह के गए हैं कि अगर तुम्हें अपना जड़त्व ब्रेक करना है, अपनी अवस्था में अगर परिवर्तन लाना है, तो तुम्हें बल लगाना पड़ेगा। तो हमारी जिंदगी में भी लागू होता है जड़त्व का नियम, तो राइट। तो ये जो विशेषता है ये कहलाती है जड़त्व। हम सबके अंदर होता है जड़त्व। हम सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आराम करने का मौका मिले। हम सब चाहते हैं कि यार ठीक है ना, जैसे हैं वैसे ही बने रहें,
कोई ऊपरी शक्ति आएगी और वो आके सब कुछ बदल देगी। लेकिन अब आपको पता चल गया कि जड़त्व को तोड़ने के लिए तुम्हें ही क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो अपनी जिंदगी के अंदर भी तुम इसको लागू होते हुए देख सकते हो। तो ये विशेषता क्योंकि जड़त्व कहलाती है, इसलिए इस नियम का नाम जो है, जो गति का पहला नियम है, इस नियम को एक और नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आया सबको समझ में? अरे हाँ ना तो बोल दो कमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो इस नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो अब आपको सबको याद रह जाएगा कि हाँ, इसको जड़त्व का नियम क्यों कहा जाता है। सर क्या इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता सकते हो आप, जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर महसूस करते हो? ऐसे करते हैं। मैंने आपको आपकी टेबल के सामने जो बोतल रखी हुई है या कोई भी वस्तु रखी हुई है, कोई किताब रखी हुई है, उसका मैंने उदाहरण दिया है कि जब तक तुम उसके ऊपर बल नहीं लगाओगे, उसको उठाओगे नहीं, तब तक वो वहीं रखी रहेगी, गतिमान नहीं होगी कभी भी, राइट? बट फिर भी और भी कुछ चीजें हैं जो कि तुम इसी नियम के आधार पर समझ सकते हो। ठीक है, जैसे किसी बस के अंदर आप सवार हो, ठीक है, किसी बस के अंदर आप सवार हो, सबने करी होगी बस की सवारी। किसी बस के अंदर सवार यात्रियों को आगे की ओर, आगे की ओर एक झटका महसूस होता है, एक झटका महसूस होता है। कब महसूस होता है झटका आगे की ओर? जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दे। जब ड्राइवर चलती बस पर, चलती बस पर अचानक से ब्रेक लगा दे। ठीक है, तो ये सबका सबका एक्सपीरियंस होगा। सबने बस की यात्रा करी है और आपको पता ही है अपने सड़कों पर कितने गड्ढे वड्ढे होते हैं। तो आप बस में यात्रा करोगे, ड्राइवर पक्का यात्रा के दौरान बीच बीच में ऐसे सडन ब्रेक्स लगाता रहता है। अचानक से ब्रेक लगा दी, गड्ढा आ गया सामने, अचानक से ब्रेक लगा दिया, स्पीड ब्रेकर आ गया, अचानक से ब्रेक लगा दिया। ठीक है तो आपने देखा होगा कि चलती बस में जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है, तो जो यात्री हैं उनको आगे की ओर झटका लगता है। क्यों लगता है भाई? आगे की ओर झटका क्यों लगा? क्योंकि जो बल लगाया गया है, जो ब्रेक लगाए गए हैं, वो किसके ऊपर लगाए गए हैं? वो बस के टायरों के ऊपर लगाए गए हैं। तो जो बस है उसकी गति तो परिवर्तित हो जाएगी। वो पहले गतिमान थी, तुमने ब्रेक लगाए और वो स्थिर अवस्था में आ गई। क्यों? क्योंकि बस के ऊपर तो बल लगाए गए हैं, बस के ऊपर तो ब्रेक लगाया गया है। लेकिन जो अंदर यात्री खड़े हैं उनके ऊपर थोड़ी ना लगे हुए हैं ब्रेक। ठीक है, तो यात्री जो हैं वो अपना जड़त्व बरकरार रखना चाहते हैं। जड़त्व का मतलब क्या है? कि वो भी सब बस के साथ साथ गतिमान थे। जिस रफ्तार से बस चल रही थी वो भी उसी रफ्तार से बस के अंदर चल रहे थे, आराम से मजे से बातें बातें कर रहे थे, मूंगफली वगैरह खा रहे थे। फिर अचानक से बस के ऊपर तो ब्रेक लग गए। ब्रेक लगने की वजह से बस तो गतिमान अवस्था से स्थिर अवस्था में आ गई, बट यात्रियों के ऊपर थोड़ी ना कोई बल लगा है। तो यात्री अभी भी अपनी गतिमान अवस्था को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। वो पहले जिस वेग से चल रहे थे वो उसी वेग से आगे चलने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जो बस का फ्लोर है, जो बस का फर्श है, उसके और यात्रियों के जो पांव हैं उनके बीच में घर्षण बल होता है। तो उस घर्षण बल की वजह से हम बिल्कुल आगे की तरफ नहीं चले जाते लुढ़कते लुढ़कते, हमें बस एक हल्का सा झटका लगता है। जो ऊपरी शरीर है उसके ऊपर हमें हल्का सा झटका लगता है, जो पांव है वो तो घर्षण बल की वजह से तुरंत बस के साथ साथ स्टॉप हो जाते हैं।
तो यहां पर कौन सा नियम काम आ रहा है? यहां पर जड़त्व का नियम काम आ रहा है कि बस के अंदर जो यात्री खड़े हैं वो अपने जड़त्व को बरकरार रखना चाहते हैं। वो पहले भी गतिमान थे, बस के ऊपर ब्रेक लगाए जाने के बाद भी वो गतिमान बने रहना चाहते हैं, इसलिए उनके कम से कम ऊपरी शरीर को आगे की ओर झटका लगता है। वो तो भला हो घर्षण महाराज का कि हम एकदम लुढ़कते लुढ़कते आगे नहीं चले जाते, वरना अगर घर्षण नहीं होता और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता तो इतना जोर से आगे की तरफ धक्का लगता कि हम बस के शीशे को तोड़ के बाहर निकल जाते। इसीलिए आप नोटिस करना, जब कार वगैरह के अंदर आप बैठते हो तो आपको सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सीट बेल्ट बांधने के लिए? इसलिए क्योंकि अगर मान लो गलती से कार के ऊपर अचानक से ब्रेक लगाने पड़ जाए या कार किसी चीज से जाके भिड़ जाए, तो भिड़ने से पहले कार कार के अंदर सवार यात्री सब बहुत तेज गति कर रहे थे, बहुत तेज वेग से गति कर रहे थे। अब कार तो भिड़ गई, ठीक है, तो कार तो भिड़ भिड़ा के रुक गई, लेकिन जो अंदर सवार यात्री हैं वो तो अपना जड़त्व बरकरार रखना चाहते हैं। तो वो तो पहले जिस वेग से गतिमान थे 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, वो बाद में भी उसी वेग से गति करना चाहते हैं। तो उन्हें बहुत तेज झटका लगता है, इतना तेज झटका लगता है कि यदि आप सीट बेल्ट बांध के ना रखो तो आप कार का शीशा तोड़ के बाहर जाके गिरते हो। गिरते तो क्या हो, जिससे कार टकराई है उसी से आप भी बहुत जोर से जाके टकरा जाते हो और आपकी वहीं डेथ हो सकती है। तो इस तरीके की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा जाता है कि अगर कभी गलती से कार के ब्रेक लगाने पड़ गए तो आप झटके से कार का शीशा तोड़ के बाहर नहीं निकलोगे, आपको सीट बेल्ट जो है वो रोक के रखेगा। तो ऐसे तुम ढेर सारे एग्जाम्पल देख सकते हो अपने चारों तरफ, जो कि न्यूटन के पहले नियम के ऊपर आधारित है। इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ, क्या ये नियम आपको अच्छे से समझ में आया? अब आप बोलोगे सर ये नियम तो हमें पहले भी आता है, हमने पहले भी इसकी परिभाषा रट रखी है, ऐसी कुछ परिभाषा रटवाई गई थी हमें, ऐसे ही कुछ बताया गया था कि जड़त्व का नियम कहते हैं, ऐसे उदाहरण भी बता दिए गए थे। जब हम सवाल करेंगे, क्योंकि यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कोई सूत्र नहीं है, कोई हथियार नहीं है, तो सर सवालों में इसका क्या उपयोग होगा? न्यूटन के पहले नियम में कोई फॉर्मूला नहीं है, सवालों में इसका क्या उपयोग करेंगे? तो यहां पर आती है सुभाष सर की हथियारों वाली गाड़ी। हम जब न्यूटन के गति के नियम के ऊपर आधारित सवाल करेंगे तो हम गति का पहला नियम कैसे उपयोग में लेके आएंगे, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, राइट? तो जैसे आपको कहा जाएगा कि कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक वस्तु है आपकी, ठीक है, और इस वस्तु के ऊपर खूब सारे बल लग रहे हैं, खूब सारे बल लग रहे हैं इस वस्तु के ऊपर। इधर से कोई बल लगा रहा है, ठीक है, तो एक बल आपका कहां से लग रहा है? इस तरफ से लग रहा है, ठीक है। कितने? 20 न्यूटन का बल लग रहा है ना? बल को न्यूटन के अंदर मापा जाता है, तो 20 न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है। कोई नीचे से बल लगा रहा है, ऐसे नीचे की ओर बल लगा रहा है, ठीक है, तो नीचे की ओर जो बल लगाया जा रहा है वो मान के चलो एक बार के लिए 50 न्यूटन का बल है, ठीक है। कोई ऊपर की ओर बल लगा रहा है, ठीक है, तो ये वाला बल अपन मान लेते हैं जैसे F1 हो गया। कितना हो गया? F1 हो गया। और कोई इधर से रोकना चाह रहा है इसको, और इस बल का नाम हो गया F2। तो ऐसे इसके ऊपर विभिन्न बल लग रहे हैं, ठीक है। और तुम्हें कहा जा रहा है, प्रश्न के अंदर तुम्हें कहा जा रहा है कि इन सभी इन सभी बलों के इन सभी कोई ना कोई मच्छर ये करामात कर रहा है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ढूंढना पड़ेगा, नहीं दिख रहा। इन सभी बलों के अधीन इतने सारे बल लग रहे हैं इसके ऊपर, इन सभी बलों के अधीन यह वस्तु स्थिर अवस्था में है। किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। तो इतने सारे बल लगने के बावजूद भी आपकी वस्तु किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है।
स्थिर अवस्था में है। तो बताइए F1 और F2 का मान कितना होगा? आपसे पूछा जाएगा, तो बताइए F1 एवं F2 का, F1 एवं F2 का क्या हो रहा है यार, ये बार बार मिट क्यों रहा है? क्या हो रहा है? मैं जो भी कुछ लिख रहा हूं वो मिट क्यों रहा है? तो बंद करके दोबारा से चलाएं एक बार। यस, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं। दोबारा से चलाते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है। यहां पर आ गया बंद। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल स्मूथली हो सकता है, काम करेगा। तो इस वस्तु के ऊपर इतने सारे बल लग रहे हैं, कोई बल किधर से लग रहा है, कोई बल किधर से लग रहा है, कोई बल किधर से लग रहा है, और इन सभी बलों के अधीन यह वस्तु स्थिर अवस्था में है। तो आपको बताना है F1 एवं F2 का मान कितना होगा, एवं F2 का मान कितना होगा। अब जब ये सवाल आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? मैं हमेशा सिखाता हूं कि आप हथियारों की भाषा में सोचा करो। तो जैसे ही सवाल आपके सामने आएगा, आप लोग ढूंढेंगे कौन सा हथियार लग रहा है यहां पर, कौन सा हथियार लग रहा है यहां पर। तो तुम जब इस सवाल को थोड़ा गौर से पढ़ोगे ना, तो तुम्हें ये शब्द पकड़ में आएगा। इस शब्द का नाम है स्थिर अवस्था में होना। और तुम्हें तुरंत एक हथियार याद आएगा कि यार ये स्थिर अवस्था में होने की बात कब करी जाती थी? न्यूटन के गति के पहले नियम में क्या कहा जाता था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही बनी रहेगी यदि उसके ऊपर लगने वाले बल का मान शून्य हो जाए, या तो उसके ऊपर कोई बल ही ना लगाया जा रहा हो, या अगर बल लगाए जा रहे हैं तो सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हो, निरस्त कर रहे हो। तो किसी भी वस्तु का स्थिर अवस्था में होना, ठीक है, तो क्या क्या शब्द यूज किए जा सकते हैं? किसी भी वस्तु का स्थिर अवस्था में होना, यह भी यूज किया जा सकता है। स्थिर अवस्था को विराम अवस्था भी बोला जाता है, विराम अवस्था भी बोला जाता है। तो विराम अवस्था में होना, यह शब्द भी यूज किया जा सकता है, पहला। दूसरा, किसी वस्तु का साम्यावस्था में होना, साम्यावस्था में होना मतलब इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। साम्यावस्था में होना, यह शब्द भी यूज किया जा सकता है। तीसरा, किसी वस्तु का एक समान वेग से गतिमान बने रहना, एक समान वेग से गतिमान बने रहना, एक समान वेग से गतिमान बने रहना, गतिमान बने रहना। और कई बार इतना भी नहीं लिखा जाता, कई बार सिर्फ इतना लिखा जाता है कि वस्तु के द्वारा एक समान गति करते रहना, वस्तु के द्वारा एक समान गति करते रहना, एक समान गति करते रहना। और पांचवा, वस्तु का वेग नियत होना। तो ये जो पांच वाक्य हैं,
उनमें से अगर कोई सा भी वाक्य तुम्हें सवाल के अंदर नजर आ जाए, ये सुभाष सर की स्टाइल है पढ़ाने की, कि तुमने नियम तो बहुत बार पढ़ा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हें याद भी है, उसके उदाहरण भी तुम्हें याद है, लेकिन यहां पर तो बात किसकी हो रही है कि हम जब फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में गति का पहला नियम कहां पर काम में आएगा। तो अब हमें पता चला, और सुभाष सर ने बहुत खास तौर से तुम्हें बताया है कि यदि सवाल के अंदर ये 5 चीजें लिखी हुई मिल जाए, कोई सी भी एक चीज लिखी हुई मिल सकती है, जैसे इस सवाल में मिल गई हमें स्थिर अवस्था में होना, मिल गया, तो हमें समझ में आ गया कि गति का पहला नियम लगेगा, और गति के पहले नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, हमें यह समझ में आ गया यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर गति का पहला नियम लगने वाला है। इनमें से कोई सी भी चीज अगर सवाल के अंदर मिल जाए तो समझ जाना गति का पहला नियम लगने वाला है। ठीक है, और गति का पहला नियम क्या कहता है कि कुल बल कितना होना चाहिए, 0। गति का पहला नियम क्या कहता है कि वस्तु के ऊपर कुल बल कितना होना चाहिए, कुल बल हो जाना चाहिए 0। ठीक है, पढ़ो एक बार परिभाषा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर ही बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बल ना लगाया जाए। तो अगर स्थिर है और स्थिर ही बनी रह रही है तो पक्का उसके ऊपर बल नहीं लगाया गया है। उसके ऊपर अगर बल लगाए भी गए हैं तो कुल बल 0 है, और कुल बल 0 होने का मतलब क्या है, आप बलों को क्या कर सकते हो, आपस में बैलेंस कर सकते हो। आप क्षैतिज बलों को बैलेंस कर सकते हो, कुल बल 0 होने का मतलब क्या हो गया, आप क्षैतिज बलों को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, क्षैतिज बलों को आपस में बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जो ऊर्ध्व बल हैं उनको आपस में बैलेंस कर सकते हो। ऊर्ध्व बलों को आप आपस में क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। अब आया सबको समझ में। हालांकि तुम में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है, बट अब हमें पता पड़ गया कि क्योंकि ये वस्तु स्थिर अवस्था में है तो इसके ऊपर जितने भी बल लग रहे हैं उन सब का कुल योग कितना आएगा, 0। और कुल योग 0 होने का मतलब है हम क्षैतिज बलों को बैलेंस कर सकते हैं और ऊर्ध्व बलों को आपस में बैलेंस कर सकते हैं। तो क्षैतिज बलों को जब बैलेंस करेंगे, 20 न्यूटन लग रहा है इधर, F2 लग रहा है इधर, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे। तो F2 का मान भी कितना होना चाहिए, 20 न्यूटन होना चाहिए। दिशा तो आपने बताई दी विपरीत है। ऐसे 50 न्यूटन लग रहा है नीचे, F1 लग रहा है ऊपर, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, तो F1 का मान भी कितना हो जाना चाहिए, 50 न्यूटन हो जाना चाहिए। ये आपको पता पड़ गया। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गति के पहले नियम का उपयोग सवालों में कब करना है, कब हमें पता चलेगा कि यार ये सवाल गति के पहले नियम के ऊपर आधारित है। कैसे करना है वो बात की बात है। यदि इन 5 में से कोई भी एक चीज सवाल के अंदर दे दी जाए तो समझ जाना गति का पहला नियम लगेगा। लगेगा कैसे, कुल बल 0 हो जाएगा। इसको भी और आसान बना दिया कि कोई सी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ले लो, नॉर्मली क्षैतिज और ऊर्ध्व दिशा ली जाती है, और उन दोनों डायरेक्शंस में बलों को क्या कर दो, बैलेंस कर दो। तो क्षैतिज बलों को हमने आपस में बैलेंस कर दिया और ऊर्ध्व बलों को हमने आपस में बैलेंस कर दिया। इस तरीके से हमने गति का पहला नियम लगाया। तो होता क्या है, परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, तब हम स्कूल में पढ़ते थे। सवालों में कैसे उपयोग में आएगा, हथियार कैसे बनेगा यहां से, ये आज आपको यहां से सीखने को मिल रहा है। तो अब इसके लिए चौकन्ने रहना, हमेशा कान खड़े हो जाने चाहिए। जैसे ये 5 में से कोई एक चीज सवाल के अंदर दिख जाए, तुरंत पहचान में आ जाना चाहिए कि भाई साहब गति का पहला नियम तो लगने वाला है। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारा गति का पहला नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एक सवाल और कर लें इसके ऊपर। जैसे मान लो आपसे कहा जाए क्वेश्चन के अंदर कि ये एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु के ऊपर एक बल
नीचे की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है नीचे की तरफ, 50 न्यूटन का बल लग रहा है, और एक बल इधर से लगाया जा रहा है, कितना लगाया जा रहा है, मान लो 50 नहीं, इसको बदल देते हैं अपन, 40 न्यूटन कर लो। तो 40 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, और इधर से बल लगाया जा रहा है आपका 30 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ठीक है। और एक बल इसके ऊपर इस प्रकार लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है एक बल, इस दिशा में लग रहा है एक बल, यहां से क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए। इस बल का मान हमें ज्ञात करना है कि इस बल का मान कितना होगा, और हमें थीटा का मान भी ज्ञात करना है। कब? यदि वस्तु स्थिर अवस्था में हो। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, ये डायग्राम बना दिया जाएगा, और हमें कहा जाएगा कि यदि वस्तु स्थिर अवस्था में हो, यदि वस्तु स्थिर अवस्था में हो, तो एफ एवं थीटा का मान, एफ एंड थीटा का मान कितना होगा। अब आया ना एक्साइटमेंट, यार ऐसे तो कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं। अब लोग परिभाषाएं परिभाषाएं करवाते थे, पहले पहले नियम की परिभाषा, फिर दूसरे नियम की परिभाषा, फिर तीसरे नियम की परिभाषा, और यहां पर एक सर हैं जो कि नियम बता दिया बहुत कम समय के अंदर, अब उसके उपयोग के ऊपर बहुत अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। मैं एक एक चीज से आपको कंफर्टेबल फील करवाना चाहता हूं कि आप न्यूमेरिकल्स के अंदर हथियारों का उपयोग करना सीख जाओ। यही यही करना है बस हमें, अगर ये करना सीख गए तो फिर नीट और जेई हमारे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, राइट। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे ये सवाल हमारे सामने आएगा, हमें ये पहचानना है कि यहां पर कौन सा हथियार लगेगा, कौन सा हथियार लगेगा। तो मैंने बताया था सवाल को ध्यान से पढ़ना, और अगर तुम्हें सवाल के अंदर नजर आ जाए स्थिर अवस्था, तो कौन सा वाला हथियार लगता है बेटा, कौन सा वाला हथियार लगता है, बताया था मैंने। जैसे सवाल में तुम्हें दिख जाए स्थिर अवस्था, तो कौन सा वाला हथियार लगेगा, हथियार लगेगा आपका गति का पहला नियम। समझ गए, यहां पर गति का पहला नियम लगने वाला है। अब सर लगाएं कैसे, लगाएं कैसे, तो मैंने बताया था लगने वाला है, ये तो हमें पता पड़ गया। अब दूसरा सवाल आता है लगाएं कैसे, सवाल कैसे, इस नियम को लगाएं कैसे। तो मैंने बताया था आपको बलों को क्या करना है, बैलेंस करना है। आपको क्षैतिज बलों को आपस में बैलेंस करना है, तो आपको क्षैतिज दिशा में जो बल है उनको आपस में क्या करना है, बैलेंस करना है। अब यहां पे एक चक्कर पड़ने वाला है, क्या चक्कर पड़ने वाला है सर, देखो तुम खुद महसूस करो। तुम बोलोगे सर ये बल क्षैतिज दिशा में, ये बल ऊर्ध्व दिशा में है, बट इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है ये तो किसी और ही दिशा में दे रखा है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं बेटा, ऐसी अवस्था में हम घटक लेते हैं। और किसी भी सदिश के घटक लेने का नियम क्या होता है, बहुत आसान होता है, आपको पता होगा, नहीं पता घबराओ मत, मैं बता रहा हूं। घटक लेने का नियम क्या होता है, किसी भी सदिश का कोण की तरफ वाला जो घटक होता है वो कॉस घटक होता है। तो एफ का जो क्षैतिज घटक होगा वो कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जो ऊर्ध्व घटक है, दोनों घटक के बीच में होगा आपका सदिश। तो सदिश के एक तरफ हमने थीटा कोण पर हमने घटक ले लिया, और दूसरा इसके लंबवत ले लिया। तो ये वाला जो घटक है ये कहलाता है आपका साइन घटक, यानी कि ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। तो हमने देखा कि यार ये वाला बल ना तो क्षैतिज दिशा में था ना ऊर्ध्व दिशा में था, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमने इसको घटकों में विभाजित कर लिया। हम प्रक्षेप गति के अंदर भी ये काम कर चुके हैं, वहां पर हमने प्रारंभिक वेग को घटकों में विभाजित किया था, तो वैसे काम किया है हमने। एफ का थीटा कोण पर घटक ले लिया जो कि हमेशा कॉस घटक होता है, और लंबवत घटक ले लिया जो कि हमेशा साइन घटक होता है। तो अब हमें पता पड़ गया कि क्षैतिज दिशा में कौन कौन से बल हैं। तो क्षैतिज दिशा के बलों को जब बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा एफ कॉस थीटा किससे बैलेंस हो जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा बैलेंस हो जाएगा 30 न्यूटन से।
ठीक है, आ गया सबको समझ में? ठीक है, एक सेकंड रुको, इस 30 न्यूटन की दिशा बदलने दो, वरना ये विपरीत नहीं होंगे। तो सवाल में इस 30 न्यूटन की दिशा आपको ऐसे दे रखी होगी, है ना, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। इस 30 न्यूटन की दिशा आपको इस प्रकार से दे रखी होगी। तो ये वाला 30 न्यूटन वस्तु को ले जाना चाहता है इधर, और ये वाला एफ कॉस थीटा ले जाना चाहता है इधर। तो दिशा में तो विपरीत है ही, बैलेंस करना है तुम्हें, इन्हें आपस में बराबर कर दो। तो एफ कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? 30 न्यूटन के बराबर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग ऊर्ध्व बलों को भी क्या कर देंगे, ऊर्ध्व बलों को भी हम लोग बैलेंस कर देंगे। करें बैलेंस? तुम भी सोच रहे होंगे कि यार पहली बार कोई टीचर मिला है जो हमारी लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, जैसे हम सोचते हैं, जिस लैंग्वेज में, जिस तरीके से हम सोचते हैं, ये टीचर उसी का फायदा उठा रहा है। सब बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, हाँ ऐसे बैलेंस कर दो, ऐसे बढ़ा दो, ये कर दो। मैं चाहता हूं तुम इसी लैंग्वेज में सीखो फिजिक्स, किताबी लैंग्वेज में सीखने की जरूरत नहीं है, और मैं पूरा चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अब ऊर्ध्व बलों को बैलेंस करें। अब आप बोलोगे सर हाँ दिख तो रहा है कि ये वाला बल नीचे खींच के ले जाना चाहता है और ये वाला बल ऊपर खींच के ले जाना चाहता है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, दिशा तो विपरीत है ही, अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो यहां पे हमें क्या बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं? यहां पर हमें एफ साइन थीटा किससे बैलेंस होता हुआ आ रहा है? 40 न्यूटन से बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम एफ और थीटा का मान निकालना चाहते हैं। तो अब आगे की गणित बहुत आसान है, हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से विभाजित करके देखते हैं। तो एफ कट जाएगा, सिर्फ थीटा रह जाएगा। करो विभाजित। तो तुमने बोला कि सर समीकरण 2 मतलब एफ साइन थीटा बराबर 40, हमने इसको किससे विभाजित कर दिया? समीकरण 1 मतलब एफ कॉस थीटा बराबर 30 से विभाजित कर दिया। एफ से एफ कट गया, 0 से 0 कट गया, टेन थीटा का मान किसके बराबर आ गया? 4/3 के बराबर आ गया। सभी लोगों को ये त्रिभुज याद होना चाहिए। थीटा, ये वाली भुजा 4 है, ये वाली भुजा 3 है, ये वाली भुजा 5 है। तो इस त्रिभुज में 5 और 3 के बीच का कोण कितना हो जाता है? 53 डिग्री हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 53 डिग्री, और ये वाला कोण हो जाता है 37 डिग्री। ये पहले भी बता चुका हूं मैं। तो ये 53 और 37 डिग्री के मान ज्ञात करने में आता है। तो हम देखें कि टेन 53 डिग्री किसके बराबर है? टेन 53 डिग्री 4/3 के बराबर है। तो यहां से अगर हम देखें तो थीटा पक्का कितना हो जाना चाहिए बेटा? थीटा 53 डिग्री हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा थीटा वाला आंसर। कि चलो भाई साहब हमने थीटा तो बता दिया, अब सर एफ कहां से लाएं? तो बहुत सारे तरीके हैं। आप यहां पे कॉस थीटा का मान रख सकते हो, आप यहां पे साइन थीटा का मान रख सकते हो, या फिर आप समीकरण 2 का स्क्वायर करके और समीकरण 1 का स्क्वायर करके जोड़ सकते हो। सर इससे क्या होगा? करके देखो। तो एक तरफ हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक तरफ हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एफ स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी तरफ हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो एफ स्क्वायर सिर्फ किसके बराबर रह गया? 30 का स्क्वायर करोगे 900, 40 का स्क्वायर करोगे 1600, तो ये हो जाएगा आपका 2500। तो एफ का मान आ जाएगा आपका √2500 मतलब 50 न्यूटन। इस तरीके से हम लोग बल का मान भी निकाल सकते हैं। अब ये सवाल आप देखोगे तो आप महसूस करोगे कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ये सवाल गति के पहले नियम के ऊपर आधारित है। सब लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीजों को, इतने सारे नियम, इतने सारे सिचुएशन, सब कुछ बताने के बाद में। और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझ रहे हैं, और जो समझने का ऑर्डर है, जो क्रम है, वो कुछ ऐसा है जैसे हम सोचते हैं। भाई हमने पहला नियम पढ़ा, तो हमने अभी तक यही तो पढ़ा है ना कि कोई वस्तु स्थिर रहेगी अगर उसके ऊपर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो जाए, कुल बल 0 हो जाए। तो पहले इसी को समझो, सवालों के अंदर इसी को ढूंढने की कोशिश करो। तो यही कोशिश थी मेरी आज। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पता लगा होगा कि गति के पहले नियम का भी उपयोग होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर,
है ना? वरना हमेशा यही लगता था कि यार पहले नियम के अंदर तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, यानी कि पहले नियम का तो न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई उपयोग ही नहीं होगा। आज पता चला कि यार गति का पहला नियम भी बहुत अधिक उपयोगी है, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सबसे अधिक उपयोगी ये वाला नियम है, ये और बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? तो आज का पिटारा तो यहीं बंद करते हैं, आज की क्लास को तो यहीं क्लोज करते हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और भी बहुत सारे नए बच्चे आपके आसपास इधर उधर भटक रहे हैं, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से दिशाहीन हो रहे हैं, तो उनको भी आप इस चैनल के बारे में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।